हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे KVPY 2014 फिजिक्स का सॉल्यूशन। तो KVPY का अलग एक लिस्ट है, उसमें सारा PIQ है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री अलग, सब एग्ज़ाम का अलग अलग लिस्ट है, जेई मेन नीट का। तो आपका नीडेड जो भी है उसके रेस्पेक्टिवली प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हो। तो जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, in the following displacement x versus t graph at which among the point p q r is the object speed। तो इसमें इंक्रीजिंग बोला है, जितना भी पॉइंट है, p पॉइंट है, q पॉइंट है, r पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट में कौन सी पॉइंट में स्पीड इंक्रीज होगा। तो हम लोग अगर p पॉइंट में देखेंगे, इस पॉइंट में इसका ग्राफ, और Q पॉइंट के इसका ग्राफ, R पॉइंट में इसका ग्राफ। तो P पॉइंट के बाद क्या होगा, P के बाद अगर हम लोग एक पॉइंट लेंगे, उसका जो स्लोप होगा, P पॉइंट के जो पहले स्लोप होगा, तो मान लो ये M1 है और ये M2 है। तो M1 ग्रेटर देन M2, तो स्लोप डिक्रीजेस। अगर Q पॉइंट के आगे देखेंगे इधर, तो ये भी तो डिक्रीजिंग है, देख के ही पता चल रहा है। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्लोप। स्पीड एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होता है, dx/dt एम या वेलोसिटी। अभी अगर क्यूब में देखेंगे, क्यूब में इसके आगे जो पॉइंट है, इसके पीछे भी जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के अगर देखेंगे तो दोनों में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और इसमें जो R पॉइंट है, R पॉइंट में ये इस पॉइंट और R पॉइंट के बाद इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। मान लो ये M3 है और ये M4 है, तो बाद में जाएंगे तो ज़्यादा इधर जाएंगे तो इधर से जो स्लोप होगा लाइक दिस, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो R पॉइंट के आगे पीछे देखेंगे, उससे क्या पता चल जाएगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन ए होगा, आर ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉक्स व्हेन हैंग फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक बॉक्स है जो स्प्रिंग से ऐसे झूला हुआ है। शो ए रीडिंग ऑफ 50 kg। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है इसका वैल्यू दे दिया है, mg का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 kg। नेक्स्ट दिया है, इफ द सेम बॉक्स इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड एन एवोकेट चेम्बर। तो अभी सेम चीज़ हम लोग किया एवोकेटेड चेम्बर के अंदर, मतलब वैक्यूम चेम्बर के अंदर इसको रख दिया। तो अभी इस केस में क्या होगा, नीचे से एक बाउंस फोर्स लगेगा, F इक्वल टू रो वी जी। अभी आप लोग सोचोगे क्या, ये रो क्या है और इधर बाउंस फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये यार में है, तो यार का एक डेंसिटी है, तो इसके लिए एक अपवर्ड बाउंस फोर्स लगेगा। तो इसलिए इधर जो इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा, तो स्प्रिंग फोर्स के अंदर या इस वेट के अंदर क्या क्या है, W है और माइनस बाउंस फोर्स है। W नीचे, बाउंस फोर्स उधर है, ये इक्वल होगा Fs का। मगर इसमें अगर देखेंगे, इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, W का इक्वल। तो एक्चुअल में फर्स्ट केस में ये है और सेकेंड केस में सिर्फ W है। इधर कोई यार पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, ओके, इसलिए F इक्वल टू W लिखेंगे। तो इससे क्या हुआ, किसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो सेकेंड केस में इसका जो वेट जो रीडिंग देगा, उस रीडिंग का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो मोर देन 50 kg बिकॉज द एटमोस्फियर बाउंसी फोर्स विल बी एब्सेंट इन दिस केस।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, टू पॉजिटिवली चार्ज ऑफ स्पेयर ऑफ ए मास m1 m2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। कोई एक कॉमन पॉइंट से m1 मास और m2 मास सस्पेंडेड है ऑफ स्लिंग बाय आइडेंटिकल इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग लेंथ l। इसका लेंथ क्या है, l है। चेंज चार्जेस ऑन द टू स्पेयर ऑफ q1 q2। तो हम लोग इसको सेपरेशन इसलिए दिया क्योंकि चार्ज की वजह से ये रिपल्शन होगा। रेस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम बोथ द स्ट्रिंग मेक द सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसका मतलब दोनों ही एंगल कितना किया, थीटा किया। तो इधर से ये मान लो टेंशन और ये पीछे क्या लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा, और नीचे क्या लगेगा mg, और इधर टी का और एक कंपोनेंट टी साइन थीटा। तो हम लोग दोनों में अलग अलग टेंशन लेंगे क्योंकि मास अलग अलग है। तो अभी इसमें T1 साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F और एक आएगा T1 कॉस थीटा इक्वल टू mg। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा, T1 घटा तो टेन थीटा का वैल्यू F बाई mg हो गया। तो इसमें m क्या है, ये m1 है, m1 इंटू जी। सिमिलरली इसमें देखेंगे ये है T2, ये थीटा एंगल, तो ये होगा T2 कॉस थीटा। नीचे क्या है m2g है और इधर फोर्स लगेगा F, इधर लगेगा ये T2 साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें मास है m2 तो m2g और T2 साइन थीटा इक्वल टू होगा F। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इधर से टेन थीटा का वैल्यू आएगा F बाई m2g। अभी टेन थीटा इक्वल करेंगे तो F कटेगा, तो F बाई m1g इक्वल टू F बाई m2g। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि दोनों का मास सेम होगा। ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते हैं। इसमें एक लाइन लिखा था कि इक्विलिब्रियम बोथ स्ट्रिंग मेक्स द सेम एंगल। अगर एंगल सेम है और इसमें लिखा भी है आइडेंटिकल इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग सेम प्रॉपर्टी का है, जब भी एंगल थीटा सेम होगा तब मास इक्वल होगा ही होगा। तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हो। फिर भी प्रूफ के लिए ये सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या, ए बॉक्स व्हेन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड v। उसके बाद लिखा व्हेन इट्स काइट फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट। तो इसमें एक ब्लॉक है जिसका इंक्लाइन प्लेन में थीटा 45 डिग्री में है और सेम एंगल में है। इट रीचेस द ग्राउंड विथ स्पीड v/3। एक में फिक्शन है, एक में फिक्शन नहीं है, तो ये नीचे आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, mgh। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया, एक बॉक्स व्हेन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड v। तो ये ब्लॉक h हाइट से नीचे गिर रहा है, इधर वेलोसिटी कितना है v। व्हेन इट्स काइट्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट डाउन द राफ्ट प्लेन। अभी ये क्या है, राफ्ट प्लेन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके। अभी उसका एंगल 45 डिग्री लिखा है। इट रीचेस द ग्राउंड विथ स्पीड v/3, ये इधर आएगा v/3 में। द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन, इसका मतलब इसका म्यू का वैल्यू पूछा है। अभी देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, तो क्वेश्चन में वेलोसिटी होगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करेंगे वर्क डन के साथ तो आराम से आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, mgh
वर्क डन बाय द ग्रेविटी इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, इधर से वी स्क्वायर का वैल्यू 2gh आराम से मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होगा mgh ग्रेविटी का वर्क डन माइनस फिक्शनल mg cos थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फिक्शनल फोर्स इसमें ऐड होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इधर क्या होता है n इक्वल टू mg cos थीटा का इक्वल, अभी ये जो डिस्टेंस है ये a से, तो हम लोग इसमें s लिखेंगे इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बाई 3 उसका होल स्क्वायर। सेकेंड केस में वेलोसिटी v बाई 3 था, इधर से m कटा, तो हम लोग gh माइनस म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा, एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं h बाई साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 18, आराम से ये लिख सकता हो। तो अभी gh माइनस म्यू gh कॉट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 18 लिख सकता हो। तो इधर वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो gh कॉमन लेंगे तो 1 माइनस म्यू इंटू 1, क्योंकि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 18। अभी gh और इधर वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 18, तो ये 2 काटा 9 हुआ, ये वी स्क्वायर काटा, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 9, आराम से आंसर आ जाएगा 8 बाई 9। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है। ए थिन पेपर कप, ये थिन पेपर कप है filled with water does not catch fire when it placed over a flame. This is because the water cuts off oxygen, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये जो काप है इसके अंदर वाटर है, तो इसको अगर मैं हीट करूँ तो ये काप वो हीट को वाटर में डाल देगा। मान लो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का टेम्परेचर हीटअप करेगा, इसलिए ये जो काप में जो टेम्परेचर मिला है, तो अगर सिंपल अगर काप डाल देता तो काप वो फ्लेम आग जल जाता है उसका पूरा ख़त्म। मगर वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो हीट चाहिए उसको फायर लगने के लिए वो हीट उसको मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर होगा द पेपर कप डज नॉट बिकम एप्लीकेबली हॉटर देन द वाटर कंटेंट। तो इसमें जो पानी है वो पानी से ज़्यादा टेम्परेचर बाई इसका हीट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर वाटर खा लेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 2 सेकेंड का ही आंसर है। आइस इज यूज टू कूलर ऑर्डर इन द कूल इट्स कंटेंट। तो हम लोग कोई भी चीज़ को अगर ठंडा रखना है तो हम लोग इधर आइस डाल देते। तो अभी जो आइस है तो उसका जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो उतना ही हीट किसी एलिमेंट को देगा। मान लो इधर कोई खाना है, कोई रोटी है, कुछ भी है, तो उसको हीट देगा तो ठंडा रहेगा। तो ये ठंडा रहने के लिए इस आइस को जितना सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। तो इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल स्पीड अप द कूलिंग प्रोसेस, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो जल्दी इसको कूलिंग करेगा। तो इस आइस को अगर मैं बहुत तोड़ दूँ, ज़्यादा तोड़ देंगे तो ज़्यादा सरफेस मिलेगा, ज़्यादा सरफेस मिलेगा तो ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्रश द आइस, आइस को तोड़ दो सो दैट सरफेस एरिया ज़्यादा मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या दिया है, द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो मान लो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। When light is incident at the angle of 60 degree, इंसिडेंट एंगल कितना है 60 डिग्री है। In the prism the angle of emergence is 40 degree।
मान लो ये 40 डिग्री है, बाहर जा रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर विच द लाइट विल डेविएटेड एट लीस्ट, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई माइनस ए। इस केस में आई का वैल्यू कितना है 60, ई का वैल्यू 40, ए का वैल्यू 60, तो ये आंसर कितना है +40। तो डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम डेविएशन में हम लोग जब मिनिमम डेविएशन यूज़ करते हैं तब क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू ई लिखते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2i माइनस ए लिखेंगे, लेस देन 40 होगा, क्योंकि ये जनरल डेविएशन है, इससे तो कम ही होगा मिनिमम डेविएशन, सिंपल बात है। तो 2i का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर से, लेस देन 40 प्लस ए का वैल्यू 60 है, तो 2i का वैल्यू लेस देन ऑफ 100, तो i का वैल्यू कितना होगा लेस देन ऑफ 50, तो i का वैल्यू लेस देन ऑफ 50। तो कौन सी ऑप्शन में i का वैल्यू लेस देन ऑफ 50 है, ये वाला ऑप्शन में, तो ऑप्शन भी करेक्ट है, बाकी क्या देखना है। तो ये 50 डिग्री आई का वैल्यू कम होना चाहिए। अभी 40 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि 40 डिग्री में इंसिडेंट होगा, मान लो इधर से 40 डिग्री में इंसिडेंट हुआ तो बैक प्रोसेस में फिर से इमरजेंस हो जाएगा 60 डिग्री में, तो ये पॉसिबल है, मिनिमम 40 डिग्री चाहिए इमरजेंस के लिए। तो बेसिकली बी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं लेस देन ऑफ 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेनली लाइट का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का क्वेश्चन जो क्लास 12 में है, फिर भी इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, लेंस मेकर फोकल लेंथ फार्मूला। उस फार्मूला क्या कहते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले। एक कॉनकेव लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है कॉनकेव लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6 इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये कोई एक मीडियम में है, ये आर में नहीं है, उसका वैल्यू कितना है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0। द टू सरफेस ऑफ द कॉनकेव लेंस हैव द सेम रेडियस, इस आर का वैल्यू कितना है 0.2 मीटर, इसका वैल्यू कितना है 0.2 मीटर। लेंस विल बिहेव एज ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ। हम लोगों का इसका एफ फाइंड करना है, बस ख़त्म। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर आता है, एक डायरेक्ट आंसर आएगा, हम लोग ऑप्शन को नॉलिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज़्यादा है, इसलिए इसका मेन प्रॉपर्टी होता है डाइवर्जेंट करना कॉनकेव का, तो इसमें करेगा कॉन्वर्जेंट, तो ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता तो कॉन्वर्जेंट होता, तो वैल्यू भी पूछा इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ये है लेंस मेकर फार्मूला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू जो दिया है सी एंड डी ऑप्शन में, हम लोग इसका हेल्प लेंगे। म्यू जी का वैल्यू कितना है 1.6, म्यू एम का वैल्यू कितना है 2 - 1 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना होगा माइनस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, लाइट इधर से इधर जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 0.2 और इसमें लिखेंगे 0.2, तो इधर से क्या आ रहा है 2/0.2, इसमें एक माइनस साइन, इसमें 0.4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब ये 2 आराम से कट जाएगा, तो 2 काटा, 0.2 इससे काटा, तो वैल्यू कितना हुआ 2 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1/f है, तो f का वैल्यू कितना होगा 0.5 मीटर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। Next question number 9, a charged particle initially at rest at O when released follows a trajectory as shown. Such a trajectory is possible in the presence of electric field of the constant magnitude and varying direction, magnetic field of the constant magnitude and varying direction। तो अगर पास सर्कल होता है तो B कांस्टेंट होता है,
तो इसमें कोई भी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन, तो वेरिंग डायरेक्शन है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये एक आर्क है, ये एक्चुअल में सर्कल भी नहीं है, तो ऐसा आर्क है, सर्कल तो नहीं है, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑप्शन सी करेक्ट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसके अंदर में कोई भी पार्टिकल को रख दूँ तो इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पार्टिकल स्ट्रेट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पार्टिकल को घुमाता है या सर्कल करता है, तो ये सर्कल नहीं है, तो ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट हो सकता है, बाकी सब गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था इधर था, अभी कुछ टाइम बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से इधर कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर बार चेंज करना पड़ेगा इस ग्राफ के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ये भी इजी क्वेश्चन है और ये 10 सेकेंड के अंदर ही ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें टाइम देना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन से टाइम निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में भी टाइम खींचेगा और फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन में टाइम खींच सकता है के भी में। तो हम लोग इस क्वेश्चन टाइप, ये जो टाइप है क्वेश्चन में जल्दी कर लेंगे 5 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 इक्वल चार्जेस ऑफ द मैग्नीट्यूड Q each are placed at the distance d, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। Their electrostatics energy is E, a third charge minus Q/2 is brought midway between these two charge, the electrostatics energy, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी पूछा है, तो वी नो दैट U इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और अभी इसमें कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, तो क्या होगा K Q1 Q3 बाई R, और क्या होगा K Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है ये, देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज, इसका मतलब ये जो दोनों चार्ज पहले 2 डी डिस्टेंस में था, सिर्फ दोनों चार्ज के लिए, तो उसका एनर्जी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी इक्वल टू ई का इक्वल। तो अभी हम लोग इस सिस्टम ऑफ एनर्जी ले लिया, इसमें तीनों सिस्टम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये आर है, तो के Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू माइनस Q/2 डिवाइडेड बाई D/2, ये के Q3 का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई D का प्लस के माइनस Q/2 इंटू Q3 का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई D/2, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं, ये 2 काटा तो माइनस ई हो जाएगा, ये प्लस ई हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस ई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो कटेगा, तो फाइनल आंसर कितना है, ये गया, तो ई ऑफ सिस्टम इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए बार मैग्नेट फॉल्स विथ ए नॉर्थ पोल, ए बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है, पॉइंटिंग डाउन थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉपर रिंग, इसमें एक रिंग है, उसके एक्सिस के इधर आ रहा है, नीचे गिर रहा है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव द करंट इन द रिंग विल बी, तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा सो दैट इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ हो। अभी नॉर्थ क्यों होगा, नॉर्थ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को रिपेल करेगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स को बोलेगा तू मत आ, फ्लक्स को बोलेगा तू मत आ, क्योंकि फ्लक्स की वजह से इसका करंट प्रोड्यूस होगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ,
तो वो प्रॉपर्टी जो जिसकी वजह से होता है उसको रोकेगा, तो रोकेगा तो इसमें एन होना चाहिए सो दैट इसको रिपेल करे और खिला को ख़त्म कर दे। तो एन दिखने में ऐसा होता है, एन दिखने में ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज। अभी जब ऊपर से नीचे जाएगा तो ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, एस इधर एन हो जाएगा। तो जब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तब बोलेगा मत जा, उसको खींचेगा, भाई क्यों जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, ऑपोज टू चेंज। ओके, नेचर का प्रॉपर्टी ऐसा ही है भाई, क्या बोलूँ, ऑपोज टू चेंज। कोई भी आदमी चेंज नहीं होना चाहता है, जो जैसा है वो ऐसा ही होना चाहिए, जो जिसका मर्जी है। तो ये बोलेगा चेंज नहीं होने देंगे, चेंज नहीं होने देंगे मतलब साउथ को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ, वो नॉर्थ ही रहेगा। तो नॉर्थ होगा तो पूरा केस में काउंटर क्लॉकवाइज आंसर होगा। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ अ सर्टेन सेपरेशन एज शोन बिलो, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इज डिवाइडेड बाई 4 जोन। तो अभी क्या होगा, एन एस परपेंडिकुलर है, अभी बोलो मित्रों, एन से मैग्नेटिक फील्ड गया एस में, इधर से गया एस में, तो सिमिलरली इधर से भी इधर गया, इधर से भी ऐसे गया, इसको टच नहीं करेगा, ऐसे गया। तो इन दोनों केस में अगर मैं इस क्वेश्चन में, मेरा जो क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं 1, इसको 3, इसको 2, इसको 5 लिया, तो ये जो 1 पोजीशन है ये एक्चुअली 4 होगा, ये एक्चुअली 4 होगा। तो 1 3 2 4, तो 1 जो रीजन है, 1 रीजन में ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है। तो ये वाला पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल नहीं हो सकता, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। अभी सुनो मित्रों, इस केस में इस मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रहा है, तो ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें 0 हो सकता है। तो ये जो 3 पोजीशन है, एक्चुअल में क्वेश्चन में अलग पोजीशन हो सकते हैं, बट इस पोजीशन में, ये वाला पोजीशन में ऊपर लेफ्ट में, उसमें न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कितना टाइम लग सकते हैं, 2 3 4 सेकंड, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम कम लगेगा बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ रैंडम स्नैपशॉट यूजिंग द कैमरा। तो एक कैमरा लिया है और इधर SHM हो रहा है, उसको हम लोग क्या किया, कैमरा से पिक्चर ले लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है बिटवीन, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है x0, ये है -x0 और ये है +0। इसके बीच में SHM हो रहा है, तो होगा तो क्या होगा, तो हम लोग कैमरा लेके इसको फिक्स कर दिया, कैमरा खींच रहा है, पिक्चर खींच रहा है। तो पार्टिकल जब इस पोजीशन में होगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अगर इस पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी है तो उधर थोड़ी ज़्यादा टाइम लगे, रुकेगा, वो तो भागेगा, जल्दी भागो इधर, जल्दी भागो इधर। और एंड पोजीशन में क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा, जाने के टाइम धीरे 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 जाएगा, इधर से भी जाने के टाइम धीरे धीरे जाएगा भी धीरे, आएगा भी धीरे। तो इस पोजीशन में जब स्नैपशॉट लेंगे तब ज़्यादा पिक्चर इस पोजीशन में मिलेगा ना, क्योंकि पार्टिकल उधर ज़्यादा था, ज़्यादा देर तक रहा, इसलिए 2 एक्सट्रीम पोजीशन में ज़्यादा पिक्चर मिलेगा। तो मित्रों इस ऑप्शन में
माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट में ज़्यादा इधर भी है इधर भी है, तो आंखें बंद करके सी ऑप्शन को क्लिक करो और मार्क्स लेके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन 1911, अच्छा कौन आया था? फिजिसिस्ट रदरफोर्ड आया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। डिस्कवर किया था एटम हैव ए टाइनी डेंस न्यूक्लियस बाय शूटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल। ये क्या है? थिन गोल्ड फॉयल। ए की फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच लेड रदरफोर्ड टू यूज गोल्ड दैट। अब इधर से क्या आ रहा था? इधर से आ रहा था अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को इधर से ये जो शेप है, रदरफोर्ड ने ट्राई किया था कि उस एटम या गोल्ड फॉयल में क्या है, उसके अंदर वैकेंट है या कॉम्बाइंड स्ट्रक्चर है, इसको देखने के लिए अल्फा पार्टिकल को फेंका। अभी ये जो फॉयल है ये अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस होगा तो बहुत ज़्यादा एटम एक के बाद रहेगा, तो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए रदरफोर्ड का चाहिए था एकदम शार्प टिश्यू पेपर जैसा एक गोल्ड फॉयल। अभी गोल्ड क्यों लिया था? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूर तक ऐसे फेंकेगा तो कम एटम रहेगा थिकनेस में। तो इसका शेप जो है वो बहुत थिन होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी चीज़ को अगर ऐसे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बीटल हो जाएगा। गोल्ड ऐसा जो चीज़ है जिसका मिलाबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत हाई है, सो दैट वो बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम लोग ऑर्नामेंट ये सब बनाते हैं गोल्ड से। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन कौन होगा? गलत, ऑप्शन बी हाईली मिलाबल। पीटेंगे तो वो और भी पतला होता जाएगा, इसका नाम है मिलाबल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये नहीं हो सकता ऑल आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम अंडर न्यूटन, वो तो प्रोटॉन होगा, तो वो नहीं हो सकता। ओनली वन आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टेबल ऑन नॉन रेडियो एक्टिविटी, ये भी नहीं हो सकता। वन ऑफ स्टेटम एलिमेंट कैन बी स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिविटी, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑल एलिमेंट हैव ए आइसोटॉप, सब एलिमेंट का आइसोटॉप हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बन जितना भी है। ऑल आइसोटॉप ऑफ द कार्बन कैन फॉर्म केमिकल कंपाउंड विथ ऑक्सीजन 16, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन ए सही है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम लोग ए और बी तो नहीं होगा, बाकी दोनों ही ऑप्शन होगा, 3 और 4। 3 4 एक साथ कोई भी ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, 2 भी नहीं हो सकता, हाँ, तो बस ऑप्शन ए करेक्ट है। एलिमिनेशन से भी आप लोग कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 16, ए यूनिफॉर्म स्क्वायर वुडन शीट ऑफ ए सेट सेंटर ऑफ मास एट ओ पॉइंट में सेंटर ऑफ मास है और इसको एल शेप बनाए। ए स्क्वायर पोर्शन ऑफ द बी शेप ऑफ काट इन टू प्रोड्यूस एल शेप शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में बोला है सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एल शेप, इस एल शेप का सेंटर ऑफ मास पी पॉइंट में है। तो पी पॉइंट क्या होगा? टोटल अगर ए है, ये टोटल ए है तो ये भी ए है, ये कितना है? ए है, तो ये लेंथ कितना होगा? ए माइनस बी होगा। तो ये जो शेप है ये ए माइनस बी है और ये है ए, और इधर से ये वाला जो शेप है ये है बी और ये है ए माइनस बी। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया 1 A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। क्वेश्चन में एक सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना दिया है? A माइनस बी दिया है। A1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? A इंटू ए माइनस बी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास इधर से कितना होगा? A माइनस बी बाई 2, हम लोग एक से ले रहे हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस A माइनस बी है और ये B बाई 2 है, तो A माइनस बी प्लस बी बाई 2। तो सेकेंड केस में A माइनस बी प्लस बी बाई 2 और एरिया कितना होगा उसका? B है, ये B है और वो A माइनस बी है,
तो ये A2 एरिया है। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, A इंटू ए माइनस बी, बस एरिया लिख देंगे B इंटू ए माइनस बी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा ए माइनस बी कटेगा, तो ऊपर क्या आ रहा है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, और इधर से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2a, इधर एक b मल्टीप्लिकेशन था तो 2ab माइनस बी स्क्वायर होगा। इससे क्या होगा, ये बी स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो इधर से क्या आ रहा है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर लेके आया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये ए बी है और प्लस 2b है तो माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का वैल्यू होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए बाई बी इक्वल टू 0, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बोले तो प्लस 1 प्लस √4/5/2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 1 है, 4ac का वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 5 होगा, तो √5 प्लस 1/2, ए बाई बी का वैल्यू √5 प्लस 1/2। तो अभी ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि √5 प्लस 1 कितना होता है 2.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें प्लस माइनस होता है ना क्वाड्रेटिक में, तो अगर मैं प्लस रखूँ तो ये वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी सही है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो प्लस हम लोग रखेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये √5 था, √5 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ए machine is blowing a spherical soap bubble of different radii filled with helium gas, इसके अंदर क्या है, हीलियम गैस है। It is found that if the bubbles have the radius of smaller than 1 centimeter, they sink of the floor still while larger bubble float in the, ये सब लिखा है। इसमें मेन डाटा क्या है, assume that the density of the soap solution, वाटर का डेंसिटी दिया है 1×10⁻³ kg per meter cube, the density of the helium inside the bubble and air is 0.18 kg per meter cube, और एयर का डेंसिटी क्या है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। द थिकनेस ऑफ द सोप बबल फिल्म, इसका मतलब इधर से कुछ फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, अंदर में हीलियम है, और ये थिकनेस ऑफ सोप बबल है। तो थिकनेस ऑफ सोप बबल का अगर मैं वेट मेज़र करूँ, वेट सोप बबल प्लस वेट ऑफ हीलियम, इसको बैलेंस करेगा ये फोर्स एयर का, बाउंसी फोर्स ए भी। तो हम लोग इधर से क्या करेंगे, WS का वैल्यू क्या लिखेंगे 4πr² इंटू टी, थिकनेस लिखेंगे, और ये वॉल्यूम आ गया, ये रो ऑफ सोप बबल वाटर इंटू जी, प्लस इधर हीलियम का क्या होगा 4/3πr³ इंटू हीलियम का डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू, ये एफ बी क्या होगा ρVg, ये रो क्या होगा यार होगा, बोथ साइड जी कटेगा, जी कटेगा, और इसमें जो वॉल्यूम है ये क्या है 4/3πr³, ये 4/3πr³
इसमें जो वॉल्यूम है ये है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखो जी जी कट गया, इधर से हम लोग 4 पाई को कट सकते, तो r² इंटू टी इंटू रो डब्ल्यू प्लस उधर से क्या होगा आर क्यूब, 4 पाई गया, इधर से ये वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 पाई गया, इधर से क्या रहेगा r³/3 इंटू रो ऑफ हीलियम इक्वल टू r³/3 रो ऑफ एयर, और इसमें थिकनेस है, इसमें थिकनेस है। अभी जितना भी वैल्यू है r² गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रो डब्ल्यू इंटू थिकनेस प्लस r/3 इंटू रो ऑफ हीलियम इक्वल टू, हम लोग इसको इधर कर सकते हैं r/3 इंटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू r/3 इंटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। r का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 10⁻² लेंगे डिवाइडेड बाई 3। रो ऑफ एयर कितना है, एयर का वैल्यू 1.23 और हीलियम का वैल्यू 0.18 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो 10⁻⁻5 तो हो रहा है, तो 1.23 माइनस 0.18 18 का जाएगा तो रहेगा कितना 1.505 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻6 करना है तो 10.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में माइक्रो में है, तो ये कितना होगा 3.5 माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा है, एल्युमिनियम पीस ऑफ द मास 50 ग्राम इनिशियली एट, ये एल्युमिनियम पीस है, उसका टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, इज डिप्ड क्विकली एंड टेकन आउट ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या किया, वाटर के अंदर डिप किया और इसको ले लिया। वाटर का टेम्परेचर क्वेश्चन में 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एल्युमिनियम पीस भी इससे कम होकर 160 डिग्री सेल्सियस हुआ है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। फाइनली वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, अभी ये डेल्टा टी कितना है 300 माइनस 160 कितना होगा 140, तो हम लोग क्या लिखेंगे MS डेल्टा टी इक्वल टू MS, ये किसका होगा, ये एल्युमिनियम का होगा, ये भी एल्युमिनियम का है, ये किसका होगा वाटर होगा, ये वाटर का है, और टेम्परेचर डिफरेंस वाटर का क्या होगा, इनिशियली था कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली होगा T माइनस 30। तो इसमें ज़्यादातर वैल्यू हमें नोन है। इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू 900, तो ये है 900। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 140। टेम्परेचर चेंज, एल्युमिनियम का मास कितना है, कितना होगा एल्युमिनियम का मास 40 ग्राम 50 ग्राम 50/10⁻³ kg में कन्वर्ट कर लिया। वाटर कितना था 1 kg, ये 4200 इंटू T माइनस 30। इसमें सब वैल्यू नोन है, तो अननोन वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। ये देखो 900 0 0 0 0 42 14 से 3 होगा, तो ये 0 ये कटेगा 10 है 5 2 है, तो 4.5 इंटू 3 इंटू T माइनस 30, तो ये कटेगा 1.5 होगा प्लस T माइनस 30, तो T का वैल्यू कितना होगा 31.5। ऑप्शन सी करेक्ट है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा
अच्छा जियोमेट्रिक चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द बेस पी क्यू आइसोस्केल रेक्टेंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सफर्स द टू सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द फेसेस पी क्यू की और बिफोर इमर्जिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ शोन। तो ऐसा आ रहा है ये 45 डिग्री, तो क्वेश्चन में इसका सब ये भी 45 डिग्री है क्योंकि ट्रायंगल जो है आइसोसेल्स ट्राइटेंगल, तो ये भी 45 है। तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं नॉर्मल खींचूँ इधर से, अगर मैं नॉर्मल खींचूँ इस सरफेस के रेस्पेक्टिवली, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री है और ये अगर आर है तो बाकी वाला एंगल कितना होगा, मतलब मैं ऐसे ही नॉर्मल खींचा, ऐसे नॉर्मल, तो नॉर्मल खींचा तो ये जो ट्रायंगल प्रोड्यूस हुआ ये वाइट कलर का, मान लो ये है 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना है 90 प्लस आर। ओके, ये नॉर्मल है तो ये 90 प्लस आर होगा, तो 100% ये क्या होगा 45 माइनस आर, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है टोटल ट्रायंगल का हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये 45 माइनस आर है। तो इस सरफेस के अगर मैं नॉर्मल खींचूँ तो ये कितना होगा 45 माइनस आर, 45 ये प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस आर है तो ये प्लस आर हो जाएगा, ये भी 45 प्लस आर होगा। ओके, ये माइनस है ये प्लस होगा। सिमिलरली इधर भी देखेंगे तो ये 45 माइनस आर होगा, ये 45 प्लस आर होगा, क्योंकि ये प्लस आर है तो ये 90 होगा। तो ऐसे कर करके हम लोग जाएंगे। तो सब में क्या हो रहा है, दोनों सरफेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो साइन थीटा सी ग्रेटर देन 1/μ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन है। तभी इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट देखेंगे इसको 45 माइनस आर को, तो मिनिमम एंगल वही है कि 45 माइनस आर, इसका वैल्यू कितना है 45 माइनस आर ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी से। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस थीटा सी ग्रेटर देन आर, बोथ साइड में हम लोग साइन लेंगे, तो साइन 45 माइनस थीटा सी ग्रेटर देन साइन आर, और साइन 45 डिग्री के हम लोग 1/√2 लिखेंगे, और इसको कॉस थीटा सी माइनस साइन थीटा सी इंटू 1/√2 लिखेंगे। अब इस जब इधर आया था कितना एंगल में आया था, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री एंगल किया था, ये जो एंगल है ये 45 है, तो ये भी इधर से अगर मैं नॉर्मल खींचूँ तो ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो साइन 45 इंटू 1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो इधर से साइन आर का वैल्यू कितना होगा, साइन आर का वैल्यू होगा 1/μ√2, 1/μ√2। लेफ्ट हैंड पोर्शन में ये √2 1/μ√2 होगा। अभी ये जो साइन थीटा सी है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये √2 काट देंगे। अभी कॉस थीटा सी का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस 1/μ², और साइन थीटा सी 1/μ इक्वल टू 1/μ है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, √μ² माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/μ, म्यू गया, √μ² माइनस 1 प्लस 1 2 हो गया, तो μ² का वैल्यू 2 प्लस 1 2² प्लस 1 5 हो गया। तो μ² का वैल्यू ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये सब ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 5, तो म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए ग्रेटर देन √5। तो हम लोग स्मॉल एंगल में चेक किया, बाकी एंगल में तो होगा ही होगा, 45 प्लस और भी ज़्यादा एंगल है तो √5 से बड़ा ही होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
KVPY 2014 का सबसे अच्छा क्वेश्चन था DC सर्किट में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया है, सबका रेजिस्टेंस RR है। कंसीडर द सर्किट शोन बिलो हायर ऑल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 किलो ओम। इफ ए करंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1 मिली एम्पियर, आई का वैल्यू कितना है 1 मिली एम्पियर, थ्रू द रजिस्टर मार्केट X, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो P एंड Q के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ पूछा है। तो ये R और ये R मिलके क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, और ये R और ये R मिलके अगर ये 2R है तो इसका मतलब इधर से करंट 1 आ रहा है। तो हम लोग ये जो R और 2R है इसके बीच में अगर हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मान लो ये I1 है, ये I है और ये I2 है, तो I1 इज टू I2 इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, तो भी कटेगा, तो 1/2R इज टू 1 आराम से ये हम लोग कर सकते हैं। तो RR कट गया तो ये क्या होगा 1:2 होगा। तो I1 का वैल्यू होगा 1/3 इंटू मेन I, तो I का वैल्यू होगा 3 इंटू I1 का वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो ये कितना होगा 3, तो इसमें क्या आएगा 3, ये 1 है ये 3 है, तो ये 2R, ये जो 2R है 2R में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3 होगा। तो अभी 2R और R मिलके क्या हो जाएगा 2R इंटू R पैरेलल में है डिवाइडेड बाई 3R, तो उसके साथ ये होगा 2/3R, उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, तो 2R/3 प्लस R, ये कितना हो जाएगा 5R/3। अभी 5R/3 है ये है, तो 5R/3 ये है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर, क्योंकि वही तो सर्किट था 3 एम्पियर, तो हमें इसमें करंट फाइंड करना है इसमें। तो अभी फिर से हम लोग इसको I1 पकड़ेंगे, इसको I2, तो इसके लिए I1 इज टू I2 इक्वल टू 1/5R/3 इज टू R, तो ये क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा 3:5, तो 3/8 इंटू I1 का वैल्यू क्वेश्चन में है 3 एम्पियर, क्वेश्चन मतलब हम लोग जो सॉल्व किया अभी 3 एम्पियर, तो I का वैल्यू कितना होगा 8 एम्पियर। I1 अगर 3 है तो I का वैल्यू कितना होगा 8 एम्पियर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस सर्किट का करंट मिल गया, इस सर्किट का 8 एम्पियर। तो हम लोग 5R/3 और R पैरेलल में है, तो 5R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5R/3 प्लस R, ये काट कूट के क्या हो जाएगा 5/8R, 5/8R हो गया। अभी 5/8R जो है वो फिर से ये जो 5/8R हुआ ये दोनों के लिए, और वो R के साथ सीरीज में है, तो 5/8R प्लस R, इसका वैल्यू कितना होगा 13R/8, वही लिखा है इधर 13R/8। तो इसमें से करंट कितना जा रहा था 13R/8 से, जो हम लोग फाइंड किया है 8 एम्पियर, तो हमें इधर से ये वाला करंट फाइंड करना है। अगर करंट नहीं फाइंड करेंगे तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता नहीं चलेगा। तो 13R/8, तो हम लोग इधर से फिर से वही चीज़ करेंगे, मान लो ये है I1, ये है I2, तो I1 इज टू I2 इक्वल टू 1/13R/8 इज टू 1/R, तो 8:13, तो I1 का वैल्यू कितना होगा इधर से, I1 का वैल्यू होगा 8/13 प्लस 21 इंटू I, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 का वैल्यू 18, तो ये 21 एम्पियर होगा, I1 का वैल्यू 8 एम्पियर, तो 8 कटेगा, तो I का वैल्यू कितना आया 21 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट से कितना जा रहा है 21 एम्पियर, इसका मतलब इधर से कितना जा रहा है 21 एम्पियर। तो 13R/8 और R/8 क्या है
पैरेलल में है तो 13R/8 इंटू R डिवाइडेड बाई 13R/8 प्लस R, तो इससे क्या मिलेगा 13/21R। अभी देखो ये 13R/21 क्या आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके साथ R तो सीरीज में है तो R प्लस 13/21 इंटू R, तो ये कितना हुआ 34 डिवाइडेड बाई 21R, ये हो गया R इक्विवेलेंट, मतलब ये 34R/21। तो अगर मुझे इधर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें भी सेम होगा, तो हम लोग इसमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लेते हैं, वही आंसर होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप पी क्यू कितना होगा, करंट कितना है 21 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 34R/21, तो ये 21 कटा, आर का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया है और करंट जो भी हम लोग किया था मिली एम्पियर में, तो 1 किलो ओम और मिली एम्पियर ऐसे ही कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा 34 वोल्ट। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये वाला सर्किट में और ये वाला सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, 34 वोल्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको रिकैप कर लेते, पहले हम लोग क्या किया था, हमें इधर से पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो इधर से पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो बाकी टोटल में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे, तो पीछे से आया ये 1 एम्पियर है तो 2R/3 उसका रेशियो फाइंड किया, सो दैट 3 एम्पियर आया। 3 एम्पियर के बाद उसको कैलकुलेशन करके 8 एम्पियर आया, 8 एम्पियर से 21 एम्पियर आया, 21 से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट करके। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो, चलते।